इंडस्ट्रीज़ FPIs। सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, सबसे पहले हमें इसका स्कोप कवर करना है। स्कोप, इट्स सिग्निफिकेंस, लोकेशन एंड चैलेंजेस। चैलेंजेस हमें कवर करने हैं, अपस्ट्रीम चैलेंजेस, डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस, राइट। देन वी विल सी गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, वे फॉरवर्ड एटसेट्रा, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। स्कोप हमको डेटा के थ्रू ही मेंशन करना है सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमें लिखना है इसमें स्कोप में वो ये है कि स्कोप रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे 2024-2025 highlights that food processing sector contributes 12.4% of total employment in organized sector। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जितना भी एम्प्लॉयमेंट है उसका 12.4% कहाँ से आता है, एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आता है। तो फ्यूचर में इसका और भी स्कोप है, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया एम्प्लॉयमेंट। देन पॉइंट कम्स रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स। जो भी एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, एग्री फूड एक्सपोर्ट्स के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें शेयर है फूड प्रोसेस्ड का, या फिर जो प्रोसेस्ड फूड्स होता है, प्रोसेस्ड फूड का जो शेयर है इन एग्री फूड एक्सपोर्ट्स में वो कितना है, वो राइज हुआ है मतलब, एंड रोज अप टू 23.4%। दिस इज़ एज पर द सेम इकोनॉमिक सर्वे, दिस वन, राइट। तो एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग इसका स्कोप वी हैव सीन, एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग। नाउ थर्ड इज़ अबाउट द रैंकिंग। इन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2023 एंड 2024 रैंकिंग दी गई थी हमारी इंडियन जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको। जैसे जो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है जो, उसको रैंक मिली थी 1। जो शुगर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाली जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनको मिली थी रैंक 2। एंड जो सीरियल्स हैं, सीरियल्स वाली जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको मिली थी रैंक 3। मीन्स all these are playing a very important role for the value addition, so they have a very high scope in the coming future, ठीक है। तो ranking points we have done, ranking, see all whatever we read, whatever we study, ऑलवेज़ वी नीड टू लुक दैट कि कहाँ पे हम उसको आंसर में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले कि स्कोप है, स्कोप ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डेटा पॉइंट वाइज कि हमें क्या क्या लिखना है, एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट है, एक्सपोर्ट्स वाला पॉइंट है, ठीक है। फिर हमें रैंकिंग वाला पॉइंट लिखना है। फिर उसके बाद हमें लिखना है ये कि इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग मार्केट है इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच अप टू $535 बिलियन इन द कमिंग फ्यूचर, कि उसकी इतनी नेट वर्थ हो जाएगी। एंड विद अ CAGR मीन्स कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15.2%, राइट। सो with all these points we can say that food processing industry has a lot of scope in India। तो स्कोप जब भी हमें मेंशन करना है FPIs का, हमें ये डेटा के थ्रू या फिर इन फैक्ट्स के थ्रू ही मेंशन करना रहता है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड सब टॉपिक ऑफ दिस। इट इज़ नॉट एक्चुअली द सब टॉपिक, इट इज़ जस्ट मतलब थोड़ी सी नॉलेज बेस है कि स्टेजेस क्या क्या होती हैं ऑफ फूड प्रोसेसिंग की, ठीक है। स्टेजेस, 3 स्टेजेस होती है फूड प्रोसेसिंग की। सबसे पहला होता है प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग, फिर सेकेंडरी, देन टर्शरी। जो प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग है उसमें क्या करते हैं, उसमें जो रॉ मटेरियल है, तो प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग के अंदर एग्जांपल इसमें सिर्फ जो रॉ मटेरियल होता है उसको सिर्फ वॉशिंग,
और कटिंग, सिर्फ इतना ही किया जाता है, ठीक है। जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसको आप आसानी से देख के उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल जो होता है कि उनको पीसेस कट करके जैसे वो बिकते हैं ना छोटी छोटी उन्हीं प्लेट्स में, तो वो हो गया एक तरह का प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग का एग्जांपल है पाइनएप्पल, ठीक है। नाउ कम्स टू सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग। इसका एग्जांपल आ जाएगा, इसमें क्या किया जाता है ना, डिहाइड्रेट किया जाता है उनको, वाटर एब्जॉर्प्शन किया जाता है चीज़ों को, जैसे कि ड्राइड ग्रेप्स हो गए, उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए ऐसा किया जाता है। टर्शरी फूड प्रोसेसिंग में एक लेवल और है, इसमें मतलब वैल्यू ऐड करके कुछ भी एक ऐसा न्यू आइटम बना दिया जाता है, ठीक है। न्यू आइटम या न्यू प्रोडक्ट बना दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम्स, ठीक है। तो वी कैन सी किस तरीके से तीनों स्टेजेस में फ्रॉम बेसिक टू हाई लेवल फूड प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है। तो जस्ट ये स्टेजेस हैं फूड प्रोसेसिंग की, नॉर्मल। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट or the second subtopic in this broad topic of the food processing industries, which is location of FPIs. Location. What factors determine कि यहाँ पे मतलब फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज़ है कि वो कहाँ पे सेटअप की जाएंगी, कौन कौन से फैक्टर्स है जो उनकी लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे वी नीड टू मेंशन अबाउट वेबर्स जो इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल है, इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल, राइट, लोकेशन मॉडल विच शोज या फिर विच सेज दैट जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या फिर जो FPIs होती हैं वो लीस्ट कॉस्ट अप्रोच पे काम करती हैं। लीस्ट कॉस्ट अप्रोच कि उन फैक्ट या फिर उन जगह पे या फिर उन रीजन्स पे वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनका जो इनपुट कॉस्ट हो वो लीस्ट हो। अब कौन कौन से फैक्टर्स हो गए जो अफेक्ट करेंगे या फिर जो डिटरमाइन करेंगे द लोकेशन ऑफ FPIs। सबसे पहला हो गया रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, राइट, पावर, लेबर, मार्केट, ट्रांसपोर्ट, ज्योग्राफी, क्लाइमेट, गवर्नमेंट पॉलिसी, कैपिटल अवेलेबिलिटी पर से, हिस्टोरिकल फैक्टर्स की वहाँ पे कि पहले कोई और भी FPI लगी थी क्या, इस तरीके से हिस्टोरिकल फैक्टर। एग्लोमेरेशन का मतलब होता है कि जैसे एक ही जगह पे वो सारी सोर्सेज हों, वो सारी इंडस्ट्रीज़ हो जहाँ से इस मेजर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल्स वगैरह कलेक्ट करने हैं, ठीक है, ताकि लॉजिस्टिक्स और जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो ज़्यादा ना हो। तो एग्लोमेरेशन। और एक इंडस्ट्रियल इनर्शिया कि भाई एक बार जहाँ पे वो कंट्रीज इस्टेब्लिश हो गई, कंट्री नहीं इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो गई, फिर उसके बाद से इट इज़ अनलाइकली टू शिफ्ट फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हो गए जो डिटरमाइन करते हैं रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, पावर यानी कि एनर्जी सप्लाई है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है कि नहीं, लेबर, चीप लेबर है कि नहीं, मार्केट अवेलेबिलिटी है क्या, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है क्या, जोग्राफिकल फैक्टर जैसे लैंड फीचर्स वगैरह जो भी होते हैं, क्लाइमेट सूटेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसी वहाँ पे कैसी है, एंड कैपिटल अवेलेबिलिटी, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, एग्लोमेरेशन एंड इंडस्ट्रियल इनर्शिया, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स और वीबर की इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल ये हमें मेंशन करनी होती है जब FPIs की लोकेशन पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। इसमें हम फिर बाद में एक एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं, एग्ज़ाम्पल ऑफ सुजुकी केस स्टडी, सुजुकी FPI, जैसे उसका प्लांट लगा था पहले गुरुग्राम में, ठीक है। फिर उसके बाद से बहुत सारी FPIs जो है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश या फिर सेटअप हुई थी। सो नाउ लेट्स कम टू अनदर सब टॉपिक विद इन दिस इज ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ FPIs। देखो सिग्निफिकेंस को हम कैसे देख सकते हैं, वी कैन लुक एट
फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ SDGs, ठीक है, कि SDG की अप्रोच से हम इसे लिख सकते हैं। जैसे SDG 1 है नो पॉवर्टी, कि these FPIs will help in achieving the employment targets और these will create फॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ये वो क्रिएट करेंगी। दूसरा क्या इम्पोर्टेंस है SDG 2 ज़ीरो हंगर, क्योंकि ये फूड प्रोसेसिंग है, फूड को प्रोसेस करके उनकी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ करती है, फूड वेस्टेज को कम करती है, फूड की एक्सेस, फूड की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करती है, तो सभी के पास फूड होगा, हेंस ये ज़ीरो हंगर में ये मदद करेगी। तीसरा क्या इम्पोर्टेंस है SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, कि उनमें और भी ज़्यादा मतलब वैल्यू ऐड तो ये करती है ना, फूड प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करती है, तो इससे जो है जो हिडन हंगर है वो भी हमारी सॉल्व हो सकती है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की भी इशू सॉल्व हो सकता है, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स लिए जाएंगे, तो उससे लोगों की हेल्थ एंड वेलबींग भी मेंटेन रहेगी। इसके अलावा SDG 5 हम लिखेंगे जेंडर इक्वालिटी का है, जो SDG 5 जेंडर इक्वालिटी, कि कैसे जेंडर इक्वालिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं FPI के जो वर्क फोर्स है ना उसमें 30% जो वर्क फोर्स है वो वुमेन है, वुमेन लेबर है उसमें, तो देयरफॉर इट हेल्प्स इन अचीविंग द जेंडर इक्वालिटी। फिर SDG 6 आ जाएगा जिसमें क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन मेंशन है ना, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो ये FPIs की कैसे सिग्निफिकेंस है भाई, कैसे ये अचीव होगा या फिर क्लीन वाटर मेंटेन कैसे रह सकता है अगर FPIs अडॉप्ट करेंगी वाटर एफिशिएंट प्रोसेसेस, वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़, तो उससे वाटर कंजर्वेशन और हाइजीन मेंटेनेंस ये सब भी हो सकता है। फिर SDG 8 में है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियसली इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन होगा, है ना, लोगों के पास पैसे आएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा SDG 9 है जो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रा, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रा वो बढ़ेगा इससे ऑब्वियसली। और SDG 10 जो कि है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जैसे अर्बन और रूरल एरियाज़ में जो इनइक्वालिटी होती है उसको ये रिड्यूस करेगी, क्योंकि मतलब अगर रिड्यूस कर सकती है ना ये, अगर ये रूरल एरियाज़ में इस्टेब्लिश हो जाए तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगी। फिर SDG 11 का हम लिख सकते हैं कि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ बनेंगी, इससे डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स ये इस्टेब्लिश होंगे, जैसे फूड पार्क्स ये इस्टेब्लिश होंगे, तो उससे जो सिटीज़ होंगी वो सस्टेनेबल हो जाएंगी इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी भी, इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट भी, ठीक है, तो सस्टेनेबल सिटीज़ होंगे। और क्या हो सकता है इसका फ़ायदा, और हो सकता है इसका फ़ायदा नॉर्मली अगर हम देखें मतलब SDGs को हटा के, कि इससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इससे शेल्फ़ लाइफ वगैरह इंक्रीज़ हो जाती है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो जाएंगे। एक और फ़ायदा है इसका एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है, ठीक है, तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमारी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। तो ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट वो हो गए पॉइंट्स हो गए रिगार्डिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ FPIs। SDG के पर्सपेक्टिव में हमने देखा था, इसके अप्रोच को यूज़ करके हमने इनकी ज़्यादा पॉइंट जनरेट करने की कोशिश करी थी। तो फर्स्ट SDG है जैसे नो पॉवर्टी, तो इट विल हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ज़ीरो हंगर में ही मदद करेगा, फूड अवेलेबिलिटी और वैल्यू एडिशन वगैरह करके। गुड हेल्थ एंड वेलबींग ये इंश्योर करेगा, फूड मतलब जो हिडन हंगर है या फिर जो न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके, ठीक है, फूड सेफ्टी, फूड क्वालिटी। फिर जेंडर इक्वालिटी में ये कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसकी जो वर्कफोर्स है उसका 30% वुमेन लेबर है, ठीक है, उसमें 30% वुमेन लेबर है, तो जेंडर इक्वालिटी भी इंश्योर कर रहा है ये। इसके अलावा हम डायरेक्ट यहाँ पे भी एक देख सकते हैं कि इससे जो अर्बन रूरल डिवाइड है, जो SDG 10 है हमारा अर्बन रूरल डिवाइड वाला SDG 10 है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़, तो उसमें भी अचीव करेगा। मतलब इसकी सिग्निफिकेंस है कि ये रूरल यूथ की भी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट उन्हें प्रोवाइड कर सकता है ना।
वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करके, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके वो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के गोल को भी अचीव करेगा। और डिसेंट वर्क जो हमारा है, डिसेंट वर्क SDG नंबर 8 कि डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंश्योर करेगा। एग्रीगेट डिमांड से बढ़ेगी, परचेजिंग पावर, इसके अलावा इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। तो और भी है, एक मिनट ये देख लेते हैं, सस्टेनेबल सिटीज़ होगा, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम होंगे और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। देखो हम वैसे भी लिख सकते थे नॉर्मल तरीके से। हमने SDG अप्रोच को इसलिए यूज़ किया है क्योंकि इसे नंबर ऑफ़ पॉइंट्स को ज़्यादा जनरेट हो सके इन लेस टाइम में, राइट। तो इसीलिए ये अप्रोचेस हम यूज़ करते हैं। तो हमारा स्कोप डन हो गया है, लोकेशन डन हो गई है और एक सिग्निफिकेंस डन हो गई है। नाउ वी विल डू चैलेंजेस। नाउ लेट्स कम टू द अनदर सब टॉपिक जो है चैलेंजेस ऑफ FPIs। ठीक है, देखो सिलेबस में क्या मेंशन है, अपस्ट्रीम चैलेंजेस और डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस। तो पहले हमें समझना होगा कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। ये हमारी सप्लाई चेन है, ठीक है, सप्लाई चेन है ये। इसके अंदर पहले क्या होगा, प्रोडक्शन होगी, फिर ट्रांसपोर्टेशन होगी, फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के पास जाएगा प्रोडक्ट मतलब इनपुट, और फिर उसके बाद वो मार्केट में जाएगा। ठीक है, तो जो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है इसके हमें चैलेंजेस देखने हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में ये हो जाएंगे अपस्ट्रीम चैलेंजेस और ये हो जाएंगे डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस। ठीक है, तो अपस्ट्रीम चैलेंजेस हम अभी देख रहे हैं, दैट विल बी रिगार्डिंग टू प्रोडक्शन स्टेज एंड ट्रांसपोर्ट स्टेज। स्टेजेस वाइज चैलेंजेस देखेंगे। सबसे पहला जहाँ से प्रोडक्शन होती है कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनके रिगार्डिंग कॉन्स्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, कि जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हैं, लैंड होल्डिंग्स फ्रेगमेंटेड हैं। इससे क्या होगा, इससे इकॉनमीज़ ऑफ स्केल अचीव नहीं हो पाएगी। ठीक है, इससे एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन नहीं हो पाएगा। इनएफिशिएंट अभी क्योंकि ये नहीं है, नई टेक्निक्स यूज़ नहीं हो रही, तो इनएफिशिएंट या इनएफेक्टिव तो नहीं, इनएफिशिएंट फैसिलिटीज़, इनएफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा। ठीक है, इनएफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स। तो एक तो ये चैलेंजेस आ गया प्रोडक्शन के स्टेज वाला। दूसरा चैलेंज है कि प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर्स के पास इनपुट कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे कि सीड क्वालिटी और फर्टिलाइज़र क्वालिटी, वाटर सप्लाई, ये सब के कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। देयरफॉर आगे फिर मतलब प्रोडक्शन जो प्रोडक्ट आता है वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं आता, एंड हेंस FPI का वो चैलेंज बनता है, राइट। और क्या फार्मर्स को कॉन्स्ट्रेंट होते हैं, क्रेडिट का कॉन्स्ट्रेंट है कि एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है, जिसकी वजह से वो मशीनरी या फिर जो अदर लेबर है, जैसे इनपुट्स है जैसे लेबर वगैरह, वो सब वो नहीं अवेल कर पाते, जिसकी वजह से फिर उसका इफ़ेक्ट प्रोडक्ट पे देखने को मिलता है। और क्या चैलेंजेस हो गए, मतलब प्रोडक्शन के चैलेंजेस हो गई है इस स्टेज के, प्रोडक्शन के चैलेंजेस डन। नाउ ट्रांसपोर्ट के या लॉजिस्टिक्स के क्या क्या चैलेंजेस हैं, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, स्टोरेज फैसिलिटी एब्सेंट है, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, वो सब चैलेंजेस हैं जो हम लिखेंगे। और क्या आ सकता है, एक ओवरऑल आ सकता है कि FPIs को जो भी रॉ मटेरियल मिलता है, क्योंकि वो एग्री प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें सीजनल वेरिएशन देखने को मिलती है, सीजनल वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, राइट। जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उसको वो फुलफ़िल नहीं कर पाते। इसके अलावा रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, कुछ रेगुलेटरी इश्यूज़ रिगार्डिंग द लैंड यूज़ पैटर्न्स और लैंड रेगुलेशंस जैसे, ठीक है, उनको एक्वायर करना, मतलब डॉक्यूमेंट वर्क की प्रोसेस है, कंप्लाइंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो ये भी चैलेंजेस हैं FPIs के। एक सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंज है कि जो क्रॉप्स या फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वाली जो FPIs हैं
फ्रूट्स वेजिटेबल्स वाली FPIs, दे आर मोर वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, राइट। और जो दूसरी FPIs हैं विच आर रिलेटेड टू कैटल एंड पोल्ट्री, दे आर मोर वल्नरेबल टू चैलेंजेस लाइक डिजीज़, मतलब जो एनिमल डिजीज़ होती हैं, और वेटनरी डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, राइट। तो ये भी एक चैलेंज है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अपस्ट्रीम चैलेंजेस। अगर हम इसको थोड़ा सम अप करने की कोशिश करें तो अपस्ट्रीम चैलेंजेस कौन कौन से हैं। अपस्ट्रीम चैलेंजेस प्रोडक्शन के रिगार्डिंग है, ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग है, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, इनपुट अवेलेबिलिटी, क्रेडिट एक्सेस, सीजनल वेरिएशंस, क्लाइमेट चेंज, diseases, animal diseases and veterinary shortage, ठीक है, regarding for those FPIs which are dependent on cattle and poultry। इसके अलावा रेगुलेटरी इश्यूज़ हैं, कंप्लाइंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ये प्रोडक्शन चैलेंजेस हो गए। फिर आएगा ट्रांसपोर्ट चैलेंजेस की न्यू टेक्निक्स नहीं है उसकी स्टोरेज की, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज नहीं है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स में इशू है, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से वो होता है, डिले होता है इन द ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। तो ये दोनों वी हैव सीन अपस्ट्रीम चैलेंजेस ऑफ FPIs। नाउ डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस। डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस में जैसे हमने यहाँ पे देखा था सप्लाई चेन में दिस वन, कि डाउनस्ट्रीम में क्या आएगा, मार्केट आएगा। अब मार्केट एक्सेस के रिगार्डिंग जो भी चैलेंजेस होंगे वो सभी डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस में आएंगे। सो नाउ डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस में सबसे पहले आ जाएगा मार्केट वी नीड टू कीप इन माइंड, और इसी के अराउंड हमें सारे डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस लिखने हैं, ठीक है। मार्केट के अराउंड ही देखो, सबसे पहला इशू है मार्केट एक्सेस, कि मार्केट एक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वीक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, वीक मार्केट लिंकेजेस हैं, ठीक है। दूसरा, हाई रेगुलेटरी बर्डन है, हाई रेगुलेटरी बर्डन, कंप्लाइंस कॉस्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट बनने के बाद उस पर टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसको भी तो कहीं स्टोर करेंगे ना, एज अ रिटेल शॉप्स पे, तो वो वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। इतनी मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इन्वेस्टमेंट कम है। और क्या लिख सकते हैं, एक और चैलेंज है कंज्यूमर वाला। कंज्यूमर की जो डिमांड्स हैं वो कंज्यूमर की डिमांड्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करती हैं, ठीक है। और मार्केट इंटेलिजेंस नहीं है, ये हम कह सकते हैं। और एक और इशू आता है कि हो सकता है कि भाई प्रोडक्ट बन गया लेकिन कंज्यूमर को पहुंचने से पहले कि उसमें एडल्टरेशन हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो एडल्टरेशन या कंटेमिनेशन, ये भी एक चैलेंज है, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे हमारे डाउनस्ट्रीम चैलेंजेस। गॉट इट? अपस्ट्रीम challenges we have done, downstream challenges we have done. Now let's come to the next subtopic of this, way forward. Like what should we do for FPIs, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है? तो वे फॉरवर्ड सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए भाई, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है उसको इंक्रीज़ करो, पॉलिसी स्ट्रीमलाइन करो, ठीक है। मतलब पॉलिसी के थ्रू उनको इंसेंटिवाइज करो, ये हो गया। और जो मल्टीपल रेगुलेशंस होती हैं, जो लेयर्ड रेगुलेशंस होती हैं, उसको रिमूव करो। एक सिंगल विंडो सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है। ऑपरेशनल सिनर्जी करो। ऑपरेशनल सिनर्जी का मतलब ये हुआ कि जो सरकार के दूसरे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, राइट, जैसे स्किल इंडिया, ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, और ये मेगा फूड पार्क्स,
जो बनाए हैं इन सभी को इंटीग्रेट करो फॉर देयर मैक्सिमम बेनिफिट के लिए, ठीक है। यस, ऑपरेशनल सिनर्जी होनी चाहिए और कैपेसिटी बिल्डिंग करो। जो गवर्नमेंट है, जैसे जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ है जैसे नाबार्ड है, उसको रूरल एरियाज़ में कि अगर कोई FPI इस्टेब्लिश होती है तो भाई उनको क्रेडिट अवेलेबिलिटी वगैरह ये सब करनी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग। इसके अलावा और क्या करें, कैप्टिव डिमांड, ये इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था ये वाला पॉइंट कि कैप्टिव डिमांड जो इंक्रीज़ करो, डिमांड जो भी फूड एग्रो बेस्ड या एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी FPIs हैं उनका जो भी प्रोडक्ट आता है फाइनल प्रोडक्ट, उसकी कैप्टिव डिमांड को इंक्रीज़ कर दो। कैप्टिव डिमांड मतलब गवर्नमेंट के विद इन ही जो दूसरे प्रोग्राम्स चले हुए हैं उनमें इनकी डिमांड को बढ़ा दो। जैसे मिड डे मील स्कीम में बढ़ा सकते हो, ठीक है, मिड डे मील स्कीम में। इसके अलावा आंगनवाड़ीज़ हैं, फ्रेश फैसिलिटी जिसको बोलते हैं, आंगनवाड़ीज़ में इनकी डिमांड हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो कैप्टिव डिमांड को इंक्रीज़ करो। और क्या करो भाई, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ की टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होनी चाहिए, टेक अपग्रेडेशन होनी चाहिए उनकी, ठीक है। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए। स्टेक होल्डर्स इसमें आ जाएगा मार्केट इंटेलिजेंस और कंज्यूमर प्रेफरेंस की नॉलेज होनी चाहिए। एक आ जाएगा स्टिमुलस कि भाई जो गवर्नमेंट है उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दे भाई, एकेडमिया को एनरिच कर दे या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर दे, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट को स्टिमुलस देना चाहिए। एंड इफ़ यू लुक एट इट केयरफुली, वे फॉरवर्ड जो हमने करा है PROCE and SS, it will form this acronym. This is just for remembering in case we forget in exam, right? Now there is one more subtopic left in this, which is initiatives for FPIs कि what all did Indian government have done regarding the FPIs का जो भी प्रमोशन है। तो इनिशिएटिव्स में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। सबसे पहले इनिशिएटिव्स में सबसे पहले गवर्नमेंट जो है वो एक, मतलब अभी तक ये ड्राफ्ट है ये पॉलिसी, ठीक है, अभी ये इम्प्लीमेंट मतलब फॉर्मलाइज नहीं हुई। तो ड्राफ्ट नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी लेकर आई थी गवर्नमेंट इन 2019, जिसमें इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह की जाएगी। मतलब गवर्नमेंट का एक ये स्टेप है, ड्राफ्ट नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2019। दूसरा और क्या स्टेप लिया है, PM किसान संपदा योजना गवर्नमेंट लेकर आई थी। PM किसान संपदा योजना, PM किसान संपदा योजना, PM किसान संपदा योजना। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया था, मेगा फूड पार्क्स बनाए थे। अब जो ये पार्क होते हैं ना, ये क्या है, मतलब ये इसका बेसिक आइडिया क्या है, इसका बेसिक आइडिया है वर्टिकल इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई चेन करना, है ना। तो क्या क्या स्टेप हो गए, पहला स्टेप हो गया ड्राफ्ट नेशनल फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2019, दूसरा PM किसान संपदा योजना। इसके अलावा जो माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनके फॉर्मलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट लाई थी प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस, इनका फॉर्मलाइजेशन किया, ठीक है। और भी कुछ है जैसे कि PLI, अभी वो तो अभी भी कंटिन्यू है, और वो दूसरी और स्कीम्स के लिए भी है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स उनको दिए। इसके अलावा गवर्नमेंट ने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस प्रोवाइड करे, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह की। कोल्ड चेन जो फैसिलिटी है
कोल्ड चेन जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करी, प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो भी कम हो और पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो भी कम हो। ठीक है, अदर इनिशिएटिव्स भी हैं जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाले इनिशिएटिव हैं और ट्राई फूड प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये सारे इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए थे फॉर FPIs को सपोर्ट करने के लिए। तो ट्राई फूड इनिशिएटिव में क्या था, इसके अंदर जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है इन ट्राइबल एरियाज़ में जो हमें मिलता है फॉरेस्ट से, उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए टर्शरी प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाए गए थे एंड इट वाज अ कलेक्टिव इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, तो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव था इनका, मतलब इसमें दोनों चीज़ें करी जा रही हैं। देखो, FPIs को भी इंक्रीज़ करा जा रहा है, साथ में ट्राइबल इनकम्स को भी किया जा रहा है इंक्रीज़। ठीक है, तो ये इनिशिएटिव हो गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का तो हमें मालूम ही है, ये हो गया। ये सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। इसमें एक हम केस स्टडी मेंशन कर सकते हैं, केस स्टडी सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कॉरपोरेशन इन नासिक, यानी कि नासिक महाराष्ट्र। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, FPO है। इसमें क्योंकि ये कॉरपोरेशन है तो मतलब इसमें जो फार्मर्स हैं वो ही ओनर्स हैं इसमें। ठीक है, और इसमें फार्मर्स को मदद मिलती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को लाके यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हैं और फिर उस प्रोसेस्ड फूड को आगे सेल कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी केस स्टडी है, सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर कॉरपोरेशन इन महाराष्ट्र।